Today I would like to discuss about mitral stenosis, and in today's session I would like to discuss about introduction of mitral stenosis, etiology of mitral stenosis and types of mitral stenosis. But before starting the mitral stenosis, I would like to discuss or recapitulate overview of normal physiological structure of heart. Because overview of normal physiological structure of heart is very important for better understanding of pathogenesis as well as treatment of mitral stenosis. So let's begin with the overview of normal physiological structure of heart. So this is basically the four-chambered heart. This is right atrium, this is left atrium, this is right ventricle, and this is left ventricle. So this is right atrium, this is left atrium, this is right ventricle, and this is left ventricle. Now right ventricle basically receive करता है blood from द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब पेरिफेरल के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ये ब्लड को रिसीव करता है वेनस ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू। ये क्या हो गया? वेनस सिस्टम। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो बेसिकली क्या किया? राइट एट्रियम वेनस सिस्टम के थ्रू ब्लड को रिसीव किया राइट एट्रियम में,
तो राइट एट्रियम जो ब्लड को रिसीव करता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, तो इसको हम लोग, इस ब्लड को हम लोग दे देते हैं नाम ब्लड CO2। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। अब वो राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट से ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड था वो राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। ये राइट एट्रियम से क्या आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। अब राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी की मदद से वो लंग्स में जाता है, और लंग्स में जाके वहाँ उसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी की मदद से राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया, लंग्स में। और ये ब्लड की कैसा है, ये भी ब्लड CO2, मतलब ये भी डीऑक्सीजनेटेड ही ब्लड है। अब लंग्स ये जो है, दिस इज अ लंग्स। तो ये लंग्स के पास जाता है, लंग्स के पास जाने से क्या होता है फिर कि इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन के साथ उसका एक्सचेंज होता है। अब जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक और नए वेसल्स में आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन बोलते हैं। तो पल्मोनरी वेन में आ गया ये, दिस इज अ पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में जो ब्लड आया वो कैसा ब्लड था, ब्लड O2, मतलब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या आया, ये पेरिफेरी से ब्लड हार्ट में गया, ओके, और हार्ट से फिर वो ब्लड लंग्स में गया, एंड लंग्स से ऑक्सीजनेट होकर फिर वो ब्लड हार्ट में जा रहा है। Now at this time this blood become oxygenated blood। अब वो हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में जाता है, लेफ्ट एट्रियम इस ब्लड को रिसीव करता है, ये ब्लड को लेफ्ट एट्रियम रिसीव किया, दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ जाता है, फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में जाता है, पेरिफेरी में जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इस वेसल्स को बोलते हैं हम लोग एओर्टा, या आर्टेरियल सिस्टम भी बोल सकते हैं। क्योंकि ये आगे जाकर के डिफरेंट आर्टरी में ब्लड को सप्लाई करेगा, वो आर्टरी डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में सप्लाई करेगा। तो ये क्या करेगा, एओर्टा में ये जाएगा, ये ब्लड एओर्टा से डिफरेंट आर्टेरियल सिस्टम में जाएगा। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल करके डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में चल गया। ये ब्लड कैसा है, जब हम इस ब्लड के बारे में बात करें, दिस ब्लड इज ऑल्सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो दिस इज अ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो ये तो ब्लड किस तरह से हार्ट रिसीव कर रहा है, और उस ब्लड को किस तरह से पेरिफेरी में फिर सप्लाई कर रहा है। पेरिफेरी से ब्लड रिसीव करता है हार्ट राइट एट्रियम के थ्रू, राइट वेंट्रिकल में सप्लाई करता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स को सप्लाई करता है, लंग्स उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करके फिर वो हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में सप्लाई करता है, लेफ्ट एट्रियम उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में सप्लाई कर देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल उसको एओर्टा में और आगे जाकर के आर्टेरियल सिस्टम में सप्लाई कर देता है। तो ये हार्ट में किस तरह से ब्लड का सप्लाई हो रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए माइट्रल स्टेनोसिस को। अब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जो ट्रांसमिट होता है, जो ब्लड का फ्लो होता है, उस फ्लो ऑफ द ब्लड को इसके बीच में राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व प्रेजेंट रहता है, वो वाल्व रेगुलेट करता है उस ब्लड के फ्लो को। तो इस वाल्व को हम लोग क्या कहते हैं, इस वाल्व को कहते हैं बाइकास्पिड वाल्व, इस वाल्व को कहते हैं हम लोग ट्राइकास्पिड वाल्व, सॉरी। सो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, उस ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करता है एक वाल्व जिसको बोलते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व।
सिमिलरली लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करता है जो वाल्व, उसको बोलते हैं हम लोग बाइकस्पिड वाल्व। ओके, और इसी बाइकस्पिड वाल्व का ही नाम है क्या, माइट्रल वाल्व। ओके, अब राइट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड आ जाता है तो वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड का फ्लो होता है उस ब्लड के फ्लो को भी एक वाल्व रेगुलेट करता है, जिस वाल्व को बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। सो दिस इज अ पल्मोनरी वाल्व। नाउ लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, आर्टेरियल सिस्टम में जाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड एओर्टा में जा रहा है या आर्टेरियल सिस्टम में जा रहा है, उसको उस ब्लड के फ्लो को भी रेगुलेट करता है एक वाल्व, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एओर्टिक वाल्व। एओर्टिक वाल्व बोलते हैं। ओके, सो ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व और ये पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व, ये 4 वाल्व जो रहता है, ये सारे वाल्व का 2 ही फंक्शन है। वाल्व का बेसिकली 2 ही फंक्शन होता है। एक क्या फंक्शन होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर कर ले कि ये एक वाल्व है, अब यहाँ से अगर इसको हम लोग वाल्व कंसीडर कर लिए तो ये वाल्व क्या करता है, बेसिकली इसका 2 फंक्शन रहता है। एक तो ये फ्लो ऑफ द ब्लड को, फॉर एग्जांपल दिस इज अ साइड ए, दिस इज अ साइड बी, तो ये फ्लो ऑफ द ब्लड को रेगुलेट करता है फ्रॉम साइड ए टू साइड बी। ठीक है, दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करता है फ्रॉम साइड बी टू साइड ए। मतलब कि साइड ए से साइड बी में ब्लड जब आ रहा है तो उसको रेगुलेट कर रहा है, लेकिन साइड बी से साइड ए में ब्लड के आने को प्रिवेंट कर रहा है। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाता है, ये सेकंड फंक्शन हो जाता है। अब ये सब वाल्व का यही फंक्शन है कि ए यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड को रेगुलेट करता है एंड अपोजिट डायरेक्शन बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करता है। सो ये वाल्व का बेसिकली फंक्शन होता है। अब ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो है, इसको हम लोग साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ हम लोग क्या कहते हैं, तो देखो ये कहाँ प्रेजेंट है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई दिस वाल्व ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व आर साइमल्टेनियसली कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। तो ये दोनों वाल्व को हम लोग साइमल्टेनियसली क्या कहते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। अब ये क्या है, यहाँ पर जो वाल्व प्रेजेंट है, एक है तुम्हारा पल्मोनरी वाल्व और एक है एओर्टिक वाल्व। तो पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व को साइमल्टेनियसली हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग सेमील्यूनर वाल्व कहते हैं। तो पल्मोनरी वाल्व एंड एओर्टिक वाल्व साइमल्टेनियसली कॉल्ड सेमील्यूनर वाल्व। तो हार्ट में बेसिकली 2 टाइप का वाल्व हो गया, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व एंड सेमील्यूनर वाल्व। तो 2 टाइप्स ऑफ वाल्व सिस्टम हार्ट में प्रेजेंट रहता है। नाउ अब क्या होता है कि राइट एट्रियम तुम्हारा राइट वेंट्रिकल से सेपरेटेड रहता है एक सेप्टम से, उसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो राइट एट्रियम तुम्हारा है और राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल है, ये सेपरेट है एक सेप्टम से, एक वाल्व से सेपरेट है। ये वाला वाल्व जो हम लोग बात कर रहे हैं, वाल्व से सेपरेट है ये वाला, इसी को हम लोग सेप्टा बोलते हैं। तो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल सेपरेट रहता है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से। उसी तरह से लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल भी सेपरेट रहता है किससे, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से। तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं एट्रियो सॉरी तो ये क्या हो गया, ये दोनों मिला करके क्या हो गया, दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बेसिकली क्या करता है, राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट करता है। अब ये 2 एट्रियम भी एक दूसरे से सेपरेट रहता है, ठीक है ना, 2 एट्रियम भी एक दूसरे से सेपरेट है, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम से सेपरेटेड है, और जिस सेप्टा से सेपरेटेड रहता है दैट इज ये वाला सेप्टा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
सेप्टम। तो ये हो गया तुम्हारा इंट्रा एट्रियल सेप्टम। नाउ व्हाट हैपन, उसी तरह से लेफ्ट एट्रियम भी लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेटेड है। तो ये जिस सेप्टा से सेपरेटेड रहता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उस सेप्टा को बोलते हैं हम लोग इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। सो ये ओवरव्यू एक हो गया हार्ट के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में कि हार्ट में क्या क्या प्रेजेंट रहता है। 4 चैम्बर प्रेजेंट रहता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों ही राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल सेपरेट रहता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम से। 2 एट्रियम सेपरेटेड रहता है इंटर एट्रियल सेप्टम से, दो वेंट्रिकल सेपरेटेड रहता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से। 2 वाल्व सिस्टम प्रेजेंट रहता है। फर्स्ट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व विच इंक्लूड द ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व एंड सेमिलुनर वाल्व विच इंक्लूड द पल्मोनरी वाल्व एंड एओर्टिक वाल्व। उसके बाद किस तरह से ब्लड फ्लो होता है ये भी हम लोग देख लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज माइट्रल स्टेनोसिस। देखो माइट्रल स्टेनोसिस जो ये डिजीज का टर्म है ये इट सेल्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका मीनिंग क्या है। माइट्रल स्टेनोसिस बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर के बना है। फर्स्ट इज अ माइट्रल एंड सेकंड इज स्टेनोसिस। माइट्रल रिप्रेजेंट करता है माइट्रल वॉल को एंड स्टेनोसिस रिप्रेजेंट करता है नैरोइंग, एबनॉर्मल नैरोइंग को। सो व्हाट डज मीन, इट मीन्स माइट्रल स्टेनोसिस मीन्स देयर इज अ एबनॉर्मल नैरोइंग ऑफ द माइट्रल वॉल। सो क्या होता है, so mitral stenosis ये 2 वर्ड से मिलकर के बना है। फर्स्ट वन इज द माइट्रल एंड सेकंड वन इज स्टेनोसिस। माइट्रल मीन्स माइट्रल वाल्व और माइट्रल रिप्रेजेंट द माइट्रल वाल्व एंड स्टेनोसिस मीन्स abnormal narrowing। सो माइट्रल स्टेनोसिस का मतलब क्या हो गया, माइट्रल वाल्व का एबनॉर्मल नैरोइंग। माइट्रल वाल्व जो है उसका एबनॉर्मल नैरोइंग होती है, यही माइट्रल स्टेनोसिस का सिंपल मतलब होता है। तो माइट्रल स्टेनोसिस को इसलिए हम लोग डिफाइन करते हैं कि माइट्रल स्टेनोसिस अ वाल्वुलर डिजीज ऑफ हार्ट कैरेक्टराइज्ड बाय नैरोइंग ऑफ द ओरिफाइस ऑफ माइट्रल वाल्व। माइट्रल स्टेनोसिस को कैसे डिफाइन करते हैं, सो माइट्रल स्टेनोसिस को हम लोग डिफाइन करते हैं valvular disease of heart characterized by narrowing of the orifice of the mitral valve ओके। माइट्रल स्टेनोसिस का मतलब क्या हो गया, वाल्वुलर हार्ट डिजीज ऑफ हार्ट है जिसको कैरेक्टराइज करते हैं नैरोइंग ऑफ ओरिफाइस ऑफ द माइट्रल वाल्व ऑफ द हार्ट। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि यहाँ पर एक टर्म आया, एक लाइन है, एक सेंटेंस है, नैरोइंग ऑफ द ओरिफाइस ऑफ माइट्रल वाल्व।
देखो नैरोइंग ऑफ द ओरिफाइस ऑफ माइट्रल वाल्व, ये चीज़ हम लोग तभी बताएंगे जब नॉर्मल ओरिफाइस हम लोग को पता रहेगा, तभी तो बताएंगे। ये नॉर्मल ओरिफाइस जो माइट्रल वाल्व का जो नॉर्मल ओरिफाइस है इससे इतना डिक्रीज हुआ तो हम लोग बोलेंगे माइट्रल स्टेनोसिस हुआ। तो मतलब कि नैरोइंग ऑफ माइट्रल ओरिफाइस ऑफ द माइट्रल वाल्व ऑफ द हार्ट को बताने के लिए हम लोग को क्या पता रहना चाहिए, नॉर्मल ओरिफाइस क्या है। तो जो एरिया होता है नॉर्मल ओरिफाइस ऑफ माइट्रल वाल्व का, उसका रेंज होता है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नॉर्मल जो एरिया ऑफ ओरिफाइस होता है माइट्रल वाल्व का, उसका रेंज क्या होता है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर टू कितना होता है ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एवरेज हम लोग इसको मान लेते कितना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब कि अब हम लोग बोल सकते हैं कि नैरोइंग ऑफ ओरिफाइस ऑफ द माइट्रल वाल्व का मतलब क्या होगा, जब नॉर्मल रेंज इतना है तो इस नॉर्मल रेंज के लोअर लिमिट से अगर कम होगा एरिया तो वो नैरोइंग कहलाएगा। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन आता है और यहाँ एक कंडीशन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि 4 सेंटीमीटर इज द लोअर लिमिट ऑफ एरिया ऑफ ओरिफाइस ऑफ माइट्रल वाल्व। तो क्या 4 सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर एरिया ऑफ ओरिफाइस ऑफ माइट्रल वाल्व डिक्रीज हो जाएगा तो उस कंडीशन को माइट्रल स्टेनोसिस कहेंगे? नहीं। होता क्या है कि एक होता है नैरोइंग ऑफ ओरिफाइस ऑफ माइट्रल वाल्व और एक होता है क्या एबनॉर्मल नैरोइंग ऑफ ओरिफाइस ऑफ माइट्रल वाल्व। बेसिकली क्या होता है कि अगर ये ओरिफाइस का एरिया 4 सेंटीमीटर से रिड्यूस किया, लेकिन रिड्यूस करते करते ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या रहा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर रहा। मतलब 4 सेंटीमीटर से तो रिड्यूस किया लेकिन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर रहा। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि पैथोलॉजिकल नैरोइंग ऑफ ओरिफाइस ऑफ माइट्रल वाल्व। मतलब कि इस कंडीशन को मैं बोलेंगे बेसिकली इसमें क्या होगा कि पैथोलॉजिकली ओरिफाइस जो माइट्रल वाल्व का उसका नैरोइंग होगा। ये कंडीशन को हम लोग माइट्रल स्टेनोसिस नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पैथोलॉजिकल नैरोइंग ऑफ ओरिफाइस ऑफ माइट्रल वाल्व। तो ये कंडीशन अगर हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैथोलॉजिकल नैरोइंग ऑफ द ओरिफाइस ऑफ माइट्रल वाल्व। लेकिन अगर ये एरिया माइट्रल वाल्व ओरिफाइस ऑफ द माइट्रल वाल्व का रिड्यूस करके 2 सेंटीमीटर से छोटा हो गया या 2 सेंटीमीटर के बराबर या छोटा हो गया तो दैट्स कंडीशन इज कॉल्ड माइट्रल स्टेनोसिस। मतलब कि ये एरिया डिक्रीज करके रिड्यूस करके कितना होना चाहिए 2 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए या 2 सेंटीमीटर के बराबर होना चाहिए। तो उस कंडीशन को हम लोग माइट्रल स्टेनोसिस कहेंगे। मतलब कि माइट्रल स्टेनोसिस में जो एरिया होगा माइट्रल वाल्व ओरिफाइस का वो कितना होगा 2 सेंटीमीटर से छोटा या समटाइम इससे इक्वल। सो दिस कंडीशन इज नोन एज माइट्रल स्टेनोसिस। सो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर रेंज हम लोग बोल सकते हैं कि ये रेंज कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर के 2 सेंटीमीटर स्क्वायर से ग्रेटर होगा। सो दिस कंडीशन को बोलेंगे पैथोलॉजिकल नैरोइंग ऑफ द ओरिफाइस ऑफ माइट्रल वाल्व एंड दिस इज नोन एज, अगर इतना नैरोइंग हो जाए तो दिस कंडीशन इज नोन एज माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस या माइट्रल स्टेनोसिस बोलेंगे। अब यहाँ पर एक डिजीज है माइट्रल स्टेनोसिस, जिस डिजीज में क्या हो रहा है कि देयर इज द एबनॉर्मल नैरोइंग ऑफ द ओरिफाइस, वाल्व का ओरिफाइस का एबनॉर्मल नैरोइंग हो जा रहा है। तो स्टेनोसिस डिजीज जो हार्ट का रहता है वो बेसिकली 4 टाइप का रहता है। फर्स्ट वन इज अगर माइट्रल वाल्व के ओरिफाइस में एबनॉर्मल नैरोइंग हो गया, दिस कंडीशन इज नोन एज माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस।
उसी तरह से अगर ट्राइकस्पिड वाल्व के ऑरिफाइज में नैरोइंग होगी, दिस कंडीशन इज नोन एज ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। उसी तरह से पल्मोनरी वाल्व के ऑरिफाइज में नैरोइंग होगी, दिस कंडीशन इज नोन एज पल्मोनरी स्टेनोसिस। उसी तरह से अगर तुम्हारा एओर्टिक वाल्व के ऑरिफाइज में नैरोइंग होगी, दिस कंडीशन इज नोन एज एओर्टिक स्टेनोसिस। लेकिन जो मोस्ट क्लिनिकली जो कॉमन टाइप है स्टेनोसिस का, जो मोस्ट क्लिनिकली कॉमनली अकर होता है स्टेनोसिस, वो होता है माइट्रल स्टेनोसिस हमारा, जो हम लोग देखें। तो ये माइट्रल स्टेनोसिस के बारे में ओवरऑल हुआ, इंट्रोडक्शन पॉइंट हुआ कि माइट्रल स्टेनोसिस क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द इटियोलॉजी ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस। सो हम लोग देखते हैं इटियोलॉजी क्या होता है माइट्रल स्टेनोसिस का। सो बेसिकली माइट्रल स्टेनोसिस का दो ही एटियोलॉजी होता है। फर्स्ट इज अ रिमेटिक हार्ट डिजीज एंड सेकंड इज अ कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। दो कंडीशन की वजह से माइट्रल स्टेनोसिस अराइजेस होता है। फर्स्ट वन इज अ रिमेटिक हार्ट डिजीज एंड सेकंड इज congenital। सो ये माइट्रल स्टेनोसिस का दो रीज़न है, दो इटियोलॉजी है। फर्स्ट इज अ रिमेटिक हार्ट डिजीज, सेकंड इज कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। अब ये रिमेटिक हार्ट डिजीज जो है ये मोस्ट कॉमन काउज है माइट्रल स्टेनोसिस का। तो जो क्लिनिकली माइट्रल स्टेनोसिस होता है वो मोस्टली रिमेटिक फीवर से होता है और रिमेटिक हार्ट डिजीज से होता है एंड रेयरली कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज से होता है। अब रिमेटिक बेसिकली रिमेटिक हार्ट डिजीज क्या है? एक्यूट रिमेटिक फीवर हुआ, एक्यूट रिमेटिक फीवर से क्या हो गया, फिर रिमेटिक हार्ट डिजीज प्रेसिपिटेट हो जाता है, जैसे रिमेटिक कार्डाइटिस वाला कंडीशन आ गया। तो ये रिमेटिक हार्ट डिजीज बेसिकली क्या होता है कि माइट्रल वाल्व का डैमेज होने लगता है, फिर माइट्रल वाल्व के डैमेज के बाद क्या होता है, एओर्टिक वाल्व का डैमेज होने लगता है, फिर ट्राइकस्पिड वाल्व, ये सारा वाल्व का डैमेज होने लगता है, हार्ट का मसल्स डैमेज हो जाता है। तो ये सब रिमेटिक हार्ट डिजीज में आता है। तो ये रिमेटिक हार्ट डिजीज मोस्ट कॉमन काउज किसका हो जाता है, माइट्रल स्टेनोसिस का, उसका कॉन्जेनाइटल। सेकेंड वन इज अ कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, जो रेयर काउज होता है माइट्रल स्टेनोसिस का। तो ये दो बेसिकली दो ही ये एटियोलॉजिकल फैक्टर होता है जो माइट्रल स्टेनोसिस प्रेसिपिटेट करता है। नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस। तो माइट्रल स्टेनोसिस को हम लोग दो बेसिस पे क्लासिफाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज द depending upon the area of orifice of mitral valve and second is the depending upon the underlying etiology। तो फर्स्ट वन का अगर हम लोग देखें, फर्स्ट वन इज अ डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ ऑरिफाइस ऑफ माइट्रल valve। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एरिया ऑफ ऑरिफाइस ऑफ माइट्रल valve, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ ऑरिफाइस ऑफ माइट्रल valve, there are three types of mitral stenosis। First one is a mild mitral stenosis, second is a moderate mitral stenosis and third one is a severe mitral stenosis। so हम लोग देखते हैं। तो माइट्रल स्टेनोसिस जो है ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज डिपेंडिंग अपॉन एरिया ऑफ ऑरिफाइस ऑफ माइट्रल valve। mitral valve orifice, area of mitral valve orifice, this is a mitral valve orifice, शॉर्ट में लिखे हैं ये mitral valve orifice। तो डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ mitral valve orifice, थ्री टाइप्स का mitral stenosis हुआ। फर्स्ट वन इज अ माइल्ड, सेकेंड वन इज मॉडरेट एंड थर्ड वन इज सीवियर। तो माइल्ड माइट्रल स्टेनोसिस किसको कहते हैं? माइल्ड माइट्रल स्टेनोसिस का मतलब हुआ कि वैसा माइट्रल स्टेनोसिस जिसमें एरिया ऑफ माइट्रल valve orifice लाइज करता है बिटवीन
1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। मॉडरेट माइट्रल स्टेनोसिस ऐसे माइट्रल स्टेनोसिस को कहते हैं जिसमें एरिया ऑफ माइट्रल वॉल ओरिफाइस लाइज करता है बिटवीन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस कहते हैं ऐसे माइट्रल स्टेनोसिस को जिसमें एरिया ऑफ माइट्रल वॉल ओरिफाइस लाई करता है इज लेस देन लाइज करता है लेस देन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये बेसिकली क्या हो जाता है, टाइप्स ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस होता है डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ माइट्रल वॉल ओरिफाइस। नाउ सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस डिपेंडिंग ऑन etiology। Second classification is depending on etiology। So depending upon etiology, there are two types of mitral stenosis. First one is rheumatic mitral stenosis. And second one is congenital mitral stenosis. अब रिमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस बेसिकली अराइजेस होता है क्यों, ड्यू टू रिमेटिक हार्ट डिजीज। ये रिमेटिक हार्ट डिजीज की वजह से होता है। और कॉन्जेनाइटल माइट्रल स्टेनोसिस क्यों होता है, ड्यू टू कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। और हम लोग एटियोलॉजी में देखे थे कि मोस्टली जो माइट्रल स्टेनोसिस अराइजेस होता है क्यों होता है, ड्यू टू द रिमेटिक हार्ट डिजीज। सो इसका मतलब क्या हुआ, क्लिनिकली जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस होगा वो रिमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस होगा। कॉन्जेनाइटल माइट्रल स्टेनोसिस रेयर टाइप का माइट्रल स्टेनोसिस होगा। इससे पहले हम लोग एक क्लासिफिकेशन देखे थे किसके बेसिस पे, डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ ओरिफाइस ऑफ माइट्रल वॉल। उसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर देखे थे। तो मॉडरेट टाइप का जो माइट्रल स्टेनोसिस था उसमें एरिया ऑफ माइट्रल वॉल ओरिफाइस कितना था, उसमें था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मॉडरेट टाइप का माइट्रल स्टेनोसिस था। ये मॉडरेट टाइप का माइट्रल स्टेनोसिस जो रहता है वो क्लिनिकली मोस्ट कॉमनली अकर होता है। और डिपेंडिंग अपॉन द एटियोलॉजी पता चला मोस्ट कॉमनली क्लिनिकल अकरिंग माइट्रल स्टेनोसिस या रिमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस। हम बोल सकते हैं कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस क्या हुआ, तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस हुआ मॉडरेट डिग्री रिमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस। जो मॉडरेट, जिसका सीवियरिटी अगर देखा जाए तो मॉडरेट डिग्री है, और जिसका क्लिनिकल कंडीशन अगर देखा जाए एटियोलॉजी देखा तो रिमेटिक फीवर से, रिमेटिक हार्ट डिजीज से हुआ, दैट्स वाई रिमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस। तो मोस्ट कॉमनली अकरिंग माइट्रल स्टेनोसिस जो होता है वो क्या होता है, मॉडरेट डिग्री रिमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस। ये मोस्ट कॉमन टाइप है माइट्रल स्टेनोसिस का। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस, then etiology of mitral stenosis and types of mitral stenosis. Thank you.